अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो कल जो है हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके लिए जो इंट्रोडक्शन थी तो वो भी हमने डिटेल से समझाई है आपको, चूँकि वो काफ़ी टाइम कंज्यूम कर चुकी थी, ठीक है। सो सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर था तो वो हम कवर कर चुके थे लेक्चर नंबर आई थिंक 11 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 2.1 वहाँ तक ख़त्म हो गया था। लेक्चर नंबर 11 जो है 2.2 पार्ट 1 हमने इसमें अपलोड कर लिया है। So what's the plan for today? This is lecture number 12, right? And so in this lecture we are going to solve question number 2 and 3, 4, 5 और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर कवर हो जाता है तो वो इस पार्ट के अंदर, जो कि पार्ट नंबर 2 है लेक्चर नंबर 12, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, तो वो हम कर लेते हैं। सो विदाउट मेकिंग यू बोर, let me just start solving it. And so before we just solve it, let me just take you to your notebook, textbook, and here you go. So this is your textbook, right? इसमें हमने लेक्चर नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया था, और इसके साथ साथ ये जो सारा इंट्रोडक्शन था ये बड़ा लेंथी टाइप का, ये हमने आपको समझाया था, ठीक है, उस लेक्चर के कल वाले लेक्चर के अंदर। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस 3, 4, 5 और देखते हैं अगर 6 भी कवर हो तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, राइट? इट सेज विदाउट evaluating state the reasons for the following equalities. So लेक्चर नंबर 10 में, मतलब कल वाले लेक्चर में जो हमने प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई थी, ठीक है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़, कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो अगर आपको याद हो तो उसको ही यूज़ करके इन इक्वालिटीज़ के रीज़न्स के जो जितने रीज़न्स हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को ही इस्तेमाल करके हम इसको करेंगे। तो अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिटेल से समझा है ये सारे प्रॉपर्टीज़ एंड व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट एंड माइनर एंड कोफैक्टर और ये सारी चीज़ें। बट एनीवे, लेट्स जस्ट गो बैक ऑन टू द ब्लैक बोर्ड। वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए लिख चुका हूँ, तो वहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एंड सो दिस इज़ योर ब्लैक बोर्ड, राइट? सो विदाउट evaluating state the reasons for the following equalities, right? कि आप इसको evaluate ना करें, बस सिर्फ रीजंस ही बता दें कि ये इक्वल्स क्यों है, ये इक्वालिटीज़ क्यों है, मतलब ये डिटर्मिनेंट आपके पास ज़ीरो के बराबर क्यों है। तो अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो आखिर में ज़ीरो ही आएगी, लेकिन उस पर काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि आप एवोल्यूट ना करें, बस सिर्फ बता दें, रीजंस बता दें। तो अगर आपको याद हो तो जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताई थी कि इफ़ all the elements of a row or a column is zero then the determinant is zero, कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर पूरा का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम ज़ीरो हो तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास जो कॉलम है, कॉलम नंबर 3, ये आपके पास ज़ीरो है एंड दैट इज़ द रीज़न कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर कुछ रीज़न टाइप का लिखे, सो हम लिखेंगे कि सिंस C3 इक्वल्स टू ज़ीरो देयरफॉर द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न। इसी तरह हम लिख सकते हैं, ठीक है, या आप इंग्लिश में लिखे कि सिंस कॉलम नंबर 3 इज़ ज़ीरो then the determinant of the matrix is 0। ये इसका रीज़न है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जो आप बुक के अंदर देख सकते हैं। आई होप कि आपके पास बुक मौजूद है। सो नाउ लेट्स कम टू पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 2 इज़ आपके पास 1, 2, 3 है, -8, 4, -12, 2, -1,
3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये भी कह रहा है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, लेकिन कैसे? या तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर ले एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो वो 0 ही आएगा, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगता है और इन्होंने ऑलरेडी कह लिया है कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड ना करें, सिर्फ रीज़न ही बता दें। मतलब है कि आपने अगर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है तो वो ये कहना चाह रहे हैं। सो आई थिंक कि प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता है, एंड लेट्स जस्ट डू इट। यहाँ पर अगर ये कॉलम जो है सॉरी ये रो नंबर 2 जो है, इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लें, और वो क्योंकि इसमें से कॉमन निकल सकता है, ठीक है, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। ये 8 है, ये 4 है, ये 12 है। सो ऑल और कंपोजिट नंबर्स और इवन भी है। तो इसमें से अगर हम -4 कॉमन लें तो कुछ 2 रोज मेरे ख्याल में सेम हो सकती है। चलो हम कह लेंगे कि टेकिंग -4 कॉमन फ्रॉम रो नंबर 2, ठीक है। रो नंबर 2 से अगर हम -4 कॉमन लें तो ये फिर क्या बनता है? सो लेट मी जस्ट डू इट। 1 2 3 अपनी जगह, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कह लेंगे, हम इसको कह लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हम उठा लेंगे विच इज़ दिस साइड, और उसमें से हम -4 कॉमन लेंगे तो वो राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगा इंशाल्लाह। अगर इस रो नंबर 2 में से हम -4 कॉमन लें, सो -8 को अगर आप -4 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास 2 आता है। इस 4 को -4 पे डिवाइड कर लो तो -1 आता है, और -12 को अगर आप -4 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास 3 आता है। एंड द थर्ड रो इज़ 2 -1 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 रोज जो है आर एग्जैक्टली द सेम। तो इन्होंने सिर्फ एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हुई थी, ठीक है, -4 रो नंबर सेकंड के साथ, तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंट लग रहे थे। लेकिन जो ही हमने -4 कॉमन लिया तो अब ये दोनों रोज जो है सेम है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 that says that if 2 rows or 2 columns in a matrix are the same, then the determinant is equal to 0, ठीक है। एंड सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हम लिख सकते हैं -4, एंड इसमें चूँकि 2 रोज आपके पास सेम है तो यहाँ पर इसमें से 0 आ जाता है, एंड -4 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, इन विच इज़ राइट हैंड साइड 0 है ना। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि रो नंबर 2 is equal to row number 3, therefore the determinant is equal to 0। और यहाँ पर by property number 4 ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। Anyway, I hope आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 का पता है। अगर ना है तो आप लेक्चर नंबर 11 दोबारा देखें, जिसमें हमने इसको डिटेल से समझाया है। सारे प्रॉपर्टीज 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैं। Anyway, let's move on. Let me just go to the other slide. Well, and so part number 3 is 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4 1 3 2 3 -1 1 -2 1 4। यहाँ पर अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को गौर से देखें तो ये सारे ठीक ही है, सिर्फ कुछ साइंस का फ़र्क लग रहा है मुझे। बट आई थिंक इसमें इन्होंने क्या किया है कि जो ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लिया है और फिर ये मैट्रिक्स आ गया है आपके पास। इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले सो ये रो जो है कॉलम में आ जाता है। सो 1 3 -2 and here is 1 3 -2, right? 3 -1 1 3 -1 1 2 1 4 2 1 4। इसका मतलब है कि these two matrices are the transpose of each other, and property number 2 says that a matrix and its transpose, the determinant of a matrix and the determinant of its transpose are the same, are equal, will get you the same
वैल्यू। इसका मतलब है कि कोई भी एक मैट्रिक्स अगर उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें और उसमें से जो आंसर आए, तो अगर उस मैट्रिक्स का आप फिर ट्रांसपोज ले और फिर डिटर्मिनेंट ले तो भी वही वैल्यू आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ जानी। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, ठीक है, और उसमें हम एक काम कर ले, चलो लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लेते हैं 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4, और यहाँ पर अगर हम लिखे टेकिंग ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले अब, तो अब ये बनेगा 1 3 -2 3 -1 1 2 1 4, और ये आपके पास एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के बराबर है। एंड सो दिस इज द रीजन, ठीक है, बाकी कुछ भी ना लिखे आप, या यहाँ पर अगर रीजन एक और लिखना चाहें तो आप लिखे कि बोथ आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है, और यहाँ पर आप रेफरेंस भी दे प्रॉपर्टी नंबर 2। Let's move on. Part number 4 is 3 2 0 1 1 -3 2 4 -6। अच्छा, यहाँ पर अब क्या हुआ है, -3 इन्होंने मेरे ख्याल में कुछ कॉमन शॉमन लिया है, लेकिन देखते हैं कि वो क्या है। अगर हम ये मैट्रिक्स उठाएं और इसमें से रोज तो सारे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ जानी, लेकिन कॉलम्स देख लेते हैं। इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन इस कॉलम नंबर 3 में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए रो नंबर 3 में भी हम कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वो हम कॉमन ले, लाइक यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो वो इस साइड के बराबर नहीं आ जाता है। इस वजह से हम रो नंबर 3 को नहीं चढ़ेंगे, बल्कि कॉलम नंबर 3 जो है इसमें से हम अगर -3 कॉमन लें तो ये इसके बराबर आ सकता है। एंड सो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, ठीक है, 3 2 0 1 1 -3 एंड 2 4 -6। आई होप कि माइक शाइक सारा कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज राइट, ओके। अच्छा, यहाँ से अगर हम कहें कि taking -3 common from कहाँ से, कॉलम नंबर 3 से, तो ये अगर हम -3 कॉमन ले तो 3 1 2 तो नहीं छेड़ना हमने, 2 1 4 भी नहीं छेड़ना, 0 में से -3 कॉमन ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिनट अच्छा, -3 में से अगर हम -3 कॉमन ले तो 1 आता है, -6 में से -3 कॉमन ले सो 2 3 are 6 2 आता है। एंड नाउ दिस इज एग्जैक्टली द सेम इज दिस मैट्रिक्स, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3 है, ठीक है। एंड सो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दीज टू मैट्रिसेस आर द सेम। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पर आप देखें 1 0 -1 3 2 0 1 -1 0 एंड 3 2 1। ज़रा सा गौर कर लो, वीडियो पास कर लो और देखो कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। एंड आई थिंक इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई हुई है, विच इज़ कि आप किसी रो को किसी एक कांस्टेंट नंबर या किसी एक कॉलम को किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो और उस रो या उस कॉलम को आप करिस्पॉन्डिंग किसी एलिमेंट्स ऑफ द अनदर रो और कॉलम के साथ ऐड कर लो, तो डिटर्मिनेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ जाना, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, सॉरी वो पार्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 है, एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 सेज के यहाँ पर अगर आप देखिए 1 -1 0, तो ये 1 -1 0 यहाँ पर आ चुका है और 3 2 1 यहाँ पर आ चुका है। सो 2 rows are being interchanged. In property number 3 exactly says that if 2 rows or 2 columns are interchanged, then the determinant is -a determinant, right? अगर आप किसी एक मैट्रिक्स के अंदर 2 rows या 2 columns इंटरचेंज कर लो तो बाद में आप डिटर्मिनेंट के साथ माइनस अप्लाई करोगे।
ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर लिखेंगे रो नंबर सेकंड इज इंटरचेंज्ड विद रो नंबर थर्ड, ठीक है, एंड देयरफॉर द डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट, एंड सो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो वो रोज जो है एक्सचेंज हुई है, इंटरचेंज हुई है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, इन दिस इज द रीजन। सो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड यहाँ पर अप्लाई होता है विच सेज कि दो रोज या दो कॉलम्स अगर आप इंटरचेंज करते हो, एक दूसरे के साथ तब्दील करते हो, तो बाद में आप माइनस अप्लाई करोगे। सो दिस इज़ द रीज़न। आप यहाँ पर कहो कि लेफ़्ट हैंड साइड, अगर लीगल आप एक रीज़न देना चाहो तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो 1 0 -1 और 3 2 1 1 -1 और 0 के बराबर है। तो इसको आप इक्वल बना लो, माइनस इंटू 1 0 -1, और ये रो ऊपर लेकर जाओ 1 -1 0, और ये रो आप नीचे लेकर आओ 3 2 1, राइट। यहाँ पर आप रीज़न भी लिख लो कि R2 is interchanged with R3. This is the way you do it, and so this side is now equals to the right hand side, and therefore these two are now exactly the same. Anyway, now let's come to part number 6. यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड अप्लाई हुई है, आप डिटेल से देख सकते हो अपनी बुक के अंदर। सो पार्ट नंबर 6 इज these two matrices are the same. So why is it? प्रॉपर्टी इसमें कौन सी अप्लाई हुई है? तो वही प्रॉपर्टी जो स्टार्ट में मैं इसके लिए कंफ्यूज कर चुका था। यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो रो नंबर थर्ड है इसके साथ एक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है, और बाद में ये रो जो है इस रो के साथ ऐड हुई है, एंड दिस इज़ व्हाट यू गेट। सो लेट मी जस्ट मल्टीप्लाई दिस रो विद 2। अगर मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, सो 2 1s are 2, ठीक है, यहाँ पर 2 1s are 2 प्लस, और इस 3 के साथ अगर मैं ऐड कर लूँ, सो यस यू गेट 5 विच इज़ हियर। अगर इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है, और 4 के साथ अगर मैं 1 ऐड कर लूँ तो आपके पास 5 बनता है, इन एग्जैक्टली 2 2s are 4 प्लस ये 2, तो आपके पास 6 आता है, एंड विच इज़ दिस 5 एंड दिस 6। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। सो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, प्रॉपर्टी नंबर 7 आप इसके लिए देख सकते हो, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ 2 0 1 3 1 2 एंड 1 2 2, ठीक है। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इसमें से हम लिख लेंगे 2 0 1 अपनी जगह, और 3 जो है वो यहाँ पर अगर मैं रीज़न पहले लिख लूँ कि जो थर्ड नंबर रो है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ, इस थर्ड नंबर रो को किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो 2 R3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड देन किस चीज़ के साथ ऐड कर लो, इस रो नंबर सेकंड के साथ ऐड कर लो। सो रो नंबर सेकंड के साथ आप ऐड कर लो 2 into R3। दिस इज़ द वे यू डू इट। सो यहाँ पर आंसर फिर क्या आएगा, 1 2 2 तो अपनी जगह, लेकिन ये रो जो है चेंज हो जाएगा, जो चीज़ R2, क्योंकि इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया गया और फिर इसके साथ ऐड किया गया, तो वी गॉट 5 5 6 5 5 6। सो नाउ दिस मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप समझ गए होंगे। एक आसान टाइप का क्वेश्चन था, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखी है तो ये आपके लिए करना बहुत आसान होगा पे। एनीवे, कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, विल रिस्पॉन्ड टू दैट, एंड लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कवर कर लिया, ठीक है, 6 तक। अच्छा, नाउ इज़ द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 3, एंड इट सेज लेट A be a square matrix of order 3, then verify A transpose determinant equals to A determinant. So प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर आपने देखी है तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स अगर आप उसका ट्रांसपोज लो तो उसका डिटर्मिनेंट इज़ द सेम एज A डिटर्मिनेंट। तो ये हमने अब प्रूफ करना है।
फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट गो टू द ब्लैक बोर्ड एंड सी हाउ वी कैन डू इट। सो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन अपने लिख लिया है, ठीक है। हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लेंगे। सो हम कह लेंगे लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ वैल्यूज़ ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ठीक है। चलो हम ये कंसीडर कर लेंगे। आप 1 2 3 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, बट फॉर जनरल रूल ए बी सी डी एफ वुड बी बेटर। सो हम एक काम करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए डिटर्मिनेंट, एंड सो ए डिटर्मिनेंट शुड बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। यहाँ पर हम अब कह लेंगे कि एक्सपेंड बाय R1 से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है, जिस लेक्चर नंबर 11, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने डिटर्मिनेंट वहाँ पर अप्लाई भी की है, ठीक है, आपको समझाई भी है। तो यहाँ पर हम कुछ स्टेप्स जो है वो खाएंगे, वो स्किप करेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। एनीवे लेट्स मूव ऑन। R1 पे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 और ग्रेटर मैट्रिक्स। सो हम पहले लिखते हैं A11 into capital A11, so A11 is A, and then minor capital A11 is the cofactor of A11, which is -1 to the power 1 plus 1 in minor of 1 1। तो वो सारे स्टेप्स हम फिर यहाँ पर खाएंगे अब, ठीक है। हम डायरेक्ट लिखेंगे A, और उसके साथ अगर हम A लिख लें, ठीक है, तो ये रो भी ख़त्म हो जाता है और ये रो भी ख़त्म हो जाए, हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच जाते हैं फॉर द माइनर ऑफ M11, ठीक है। और यहाँ पर साइन प्लस लगेगा, क्योंकि कोफैक्टर के लिए जो आपके पास फार्मूला था तो वो था -1 to the power I प्लस जे, ठीक है, एंड देन M11, ठीक है, ये माइनस नहीं है, I प्लस जे एंड देन M11। सो I प्लस जे यहाँ पर चूँकि 1 1 है, सो 1 + 1 = 2, और माइनस का अगर पावर 2 हो तो फिर 1 आता है। सो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्लस साइन होता है अगर आप रो फर्स्ट पे करते हो, रो 1 पे, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है रो 1 के लिए। अगर कॉलम 1 के लिए आप करना चाहो तो यहाँ पर प्लस होता है, ये दिस इज़ A21, सो यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस। अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा है तो यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट आई एम सेइंग। एनीवे यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और फिर प्लस आएगा। सो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, EI एंड देन HF, राइट। सो EI एंड देन बीच में माइनस लगता है एंड HF, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लगेगा इस A12 के लिए, ठीक है, विच इज़ B। सो अगर हम अब इसके लिए करना चाहें तो ये फर्स्ट नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम ख़त्म हो जाता है, एंड वी गेट दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। सो D मल्टीप्लाइड विद I विल गेट यू DI। पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल करते हो एंड देन माइनस लगाते हो और फिर बाकी डायगोनल करते हो, विच इज़ G, दिस इज़ F, यस GF, और फिर प्लस लगता है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ इन प्लेस ऑफ 1 3, सो 1 + 3 is 4, विच इज़ एन इवन नंबर, यहाँ पर प्लस लगेगा। सो फिर यहाँ पर आएगा C, एंड देन अगर हम ये रो और ये कॉलम ख़त्म कर ले, सो वी गेट दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। सो D मल्टीप्लाई विद H get you DH, and then G multiply with E is -GE, right। अब हम एक काम कर लेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे थोड़ा सा, खैर है। सो AEI माइनस AHF, ठीक है, एंड देन -BDI एंड माइनस इज प्लस BGF, अच्छा, CDH एंड देन -CGE, राइट। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, विच इज़ ए डिटर्मिनेंट, राइट। अब हम एक काम करते हैं कि ए का अब हम ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, एंड वी होप दैट वी गेट द सेम इज दिस इक्वेशन नंबर 1।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो यहाँ पर हम कर लें। सो अगर हम मैं यहाँ पर करूँ नाउ, अगर मैं ए ट्रांसपोज लूँ, सो द ए मैट्रिक्स, आई होप आपके पास बुक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हो। सॉरी, बुक में तो ये है नहीं, चलो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। सो दिस वाज ए मैट्रिक्स, राइट। अगर मैं इसका अब ट्रांसपोज लूँ तो ये आपके पास बनेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब हम एक काम कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का अगर हम अब डिटर्मिनेंट ले, सो लेट्स टेक ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, एंड यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक्सपेंड बाय R1, ठीक है। आप R1 से ही करो, बाद में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हम C1 से करेंगे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों। देखिए, अगर आपके पास किसी एक रो या कॉलम के अंदर दो एलिमेंट्स ज़ीरो हो या एक एलिमेंट भी ज़ीरो हो, तो उसी कॉलम या उसी रो पे अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो डिटर्मिनेंट, तो बड़ी आसानी से एक दो स्टेप के अंदर आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड होता है, क्योंकि एक सारा आपके पास एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है या दो। एनीवे, सो अब हम एक काम करेंगे, ए, ठीक है, और कोफैक्टर इसका ई आई एंड एफ एच, ठीक है। अब मैं वो डैशेस मैशेस नहीं करूँगा। माइनस डी के लिए अच्छा इस तरह कर लूँ, सो बी आई एंड सी एच, एंड देन प्लस अब जी के लिए। तो अगर मैं अपने जहन के अंदर कुछ इस तरह कर लूँ तो ये चार एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो बी एफ माइनस सी ई, बी एफ माइनस सी ई, राइट। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, सो ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस डी बी आई प्लस, ठीक है, डी सी एच प्लस जी बी एफ माइनस जी सी ई। ये आपके पास अब आ गया इक्वेशन नंबर 2। लेट मी जस्ट ब्रिंग इक्वेशन नंबर 1 ओवर हियर और दोनों को कंपेयर करते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। ये आपके पास है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट और ये आपके पास है ए डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम है कि नहीं। ए ई आई माइनस ए एफ एच माइनस ए एफ एच, ठीक है, माइनस डी बी आई माइनस डी बी आई प्लस डी सी एच प्लस डी सी एच प्लस जी बी एफ प्लस जी बी एफ माइनस जी सी ई माइनस जी सी ई। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपके पास ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज़ ए डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पर बड़ा सा आप लिख लो हेंस वेरीफाइड। उन्होंने पूछा था कि आप वेरीफाई कर लो, सो हेंस वेरीफाइड। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा कोई भी एक आप मैट्रिक्स ले सकते हो विच इज़ ऑर्डर 3 स्क्वायर बाय स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसको आप एक्सपेंड कर लो, ठीक है, डिटर्मिनेंट लो, फिर ट्रांसपोज लो, फिर डिटर्मिनेंट लो, तो दोनों सेम ही आएंगे। विच सेटिस्फाइज प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, कि एक डिटर्मिनेंट कि द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज़ द सेम। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। वेल सो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कवर कर लिया। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। ये हमने चारों पार्ट्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। लेट्स गो बैक टू द ब्लैक बोर्ड एंड सी हाउ टू सॉल्व इट। सो दिस इज़ इट। मैं अपने लिए लिख चुका हूँ यहाँ पर पहले से ही, ठीक है। एंड सो यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1। हम रो फर्स्ट पर इसको एक्सपेंड कर लेंगे, या एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1, विद रिस्पेक्ट टू, ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ज़ीरो, देखिए जहाँ पर भी ज़ीरो हो, ठीक है, तो उसको अगर आप स्किप भी कर लो वो स्टेप, क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो के बाद में ज़ीरो ही आता है। तो ये एक एडवांटेज हमारे पास होता है कि जिस भी रो या जिस भी कॉलम में आपके पास एक ज़ीरो हो तो उसी पर एक्सपेंड करना आसान पड़ता है। सो लेट्स जस्ट डू इट। ज़ीरो एंड मल्टीप्लाई बाय द माइनर एलिमेंट्स इज़ 2 1s are 2, ठीक है,
एंड 1 1 ज़र 1 -1 एंड देन आपके पास सेकंड एलिमेंट इज़ R1 A1 2 so A1 2 gives you 3 is in odd number so it gives you minus। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं कोफैक्टर की बात करूँ सो यहाँ पर माइनस आएगा एंड देन A11 और कैपिटल A11 जो है, अगर मैं इस कॉलम को और इस रो को ख़त्म कर लूँ सो -1 विद 1 इज़ -1 एंड देन माइनस फार्मूला के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2 एंड देन अब 3 की बारी है तो यहाँ पर प्लस लगेगा सो प्लस माइनस प्लस अगर आप रो 1 पे कर रहे हो एंड ये कॉलम ये रो सो -1 ठीक है एंड -2 2 ज़ार 4 ठीक है एंड नाउ दिस इज़ इक्वल्स टू, देखिए ज़ीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है बाद में ज़ीरो ही आता है सो ज़ीरो खैर है, एक स्टेप हम और भी कर लेंगे ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर -1 अपनी जगह, -2 -1 इज़ -3 राइट एंड देन +3 एंड -4 -1 इज़ -5। अच्छा, अब इसमें से हमारे पास ज़ीरो आ गया, माइनस माइनस इज़ प्लस सो +3 एंड प्लस माइनस इज़ माइनस सो 3 5 ज़ार 15। अच्छा, 15 में से अगर आप 3 माइनस कर लो तो आपके पास -12 आता है। ठीक है, एंड दिस -12 इज़ एक्चुअली द डिटर्मिनेंट। नाउ कम टू पार्ट नंबर सेकेंड। सो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1। ठीक है, हम R1 पे ही करेंगे, अल्दो वी हैव दिस ज़ीरो राइट हियर, लेकिन चूँकि आप फेमिलराइज हो उससे R1 से सो हम R1 पे ही करेंगे। सो प्लस माइनस प्लस, रिमेंबर 3 के साथ प्लस लगेगा एंड देन द माइनर एलिमेंट्स आर, अगर ये ख़त्म कर ले सो 4 0s are 0 एंड देन 2 6 are 12, लेकिन एक माइनस फार्मूले के अंदर और एक माइनस ये आ गया सो -12। अच्छा, फिर बारी है उसकी -4। ठीक है, इसके साथ माइनस ही लगेगा क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस आता है। सो ये कॉलम ये रो सो 2 0s are 0 एंड देन 4 6 are 24। सो माइनस माइनस इज़ प्लस और माइनस एक फार्मूला के अंदर है सो माइनस, चलो स्टेप वाइज कर लेते हैं। 4 6 are 24। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एक लास्ट हमारे पास रहता है विच इज़ दिस -2 राइट। सो फार्मूला के अंदर तो प्लस है ना, सो वो प्लस ठीक है प्लस और यहाँ पर -2 हम लिखेंगे। खैर है, स्टेप वाइज कर ले ताकि आपको समझ आए। एंड देन ये रो और ये कॉलम निकल गए आपके पास, 2 2s are 4 एंड देन माइनस फार्मूला के अंदर इन 4 4s are 16 तो -16। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है सो ये ब्रैकेट हम यहाँ पर बंद कर लेंगे। किधर है इधर है। चलो अभी काम करते हैं। दिस इज़ 3 एंड माइनस माइनस इज़ प्लस सो +12 राइट एंड देन -4 एंड -24 एंड देन प्लस माइनस इज़ माइनस सो -2 एंड देन 4 एंड माइनस माइनस इज़ प्लस सो +16 राइट। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वल्स टू 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 2 3s are 6 एंड 3 1s are 3, 36 आता है एंड देन माइनस माइनस इज़ प्लस सो 4 4s are 16 और 1 यहाँ पे आ गया, 2 4s are 8 और 1 9 एंड देन यहाँ पर आपके पास ये आपके पास माइनस आता है राइट। सो -2 एंड देन आपके पास अगर 16 + 4 हो तो ये 20 बनता है राइट। सो नाउ वी हैव दिस 96 + 36, तो इन दोनों को कर लेते हैं। चलो 96 के साथ अगर मैं 36 ऐड कर लूँ सो 6 6 is 12 1 9 10 13 132 बनता है राइट। सो 132 एंड देन वी हैव दिस माइनस एंड 2 2s are 4 2 0s are 0 40। सो 132 में से अगर अब हम माइनस कर ले किस चीज़ को, 40 को, तो हमारे पास क्या आता है। लेट्स जस्ट सी, 2 में से 0 आपके पास 2, यहाँ पर 3 में से 4 तो नहीं निकल सकते, सो 13 में से 4 अगर हम निकालें सो आई थिंक 9 निकलता है। सो 92 इज़ द आंसर। इसमें से क्या आंसर आ गया हमारे पास,
प्लस 92. दिस इज़ द आंसर. आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द अगला पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 3. यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1. हम R1 ही से इसको एक्सपेंड करेंगे. सो 3 into 7 5s are 35, so plus 35 and then minus 32, 8 4s are 32, right? And then we have this minus 1 and 6 7s are 42. So 6 7s are 42 minus 42 यहाँ पर, ठीक है. और फिर ये रह जाता है 9 4s are 36. सो एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस फार्मूला के अंदर, सो प्लस आएगा, ठीक है. सो 9 4s are 36. आई एम वेरी वीक इन द टेबल्स बट यहाँ पर 2, ठीक है. अब 2 की बारी है. एंड देन ये जब ख़त्म होता है, सो 6 8 48, 6 8s are 48 एंड देन माइनस और माइनस प्लस बनता है और एक माइनस फार्मूला के अंदर, सो माइनस आएगा. odd number of minuses gives you minus. 5 9s are 45, ठीक है. and now this is equals to 3. 35 में से 32 माइनस करो तो 3 आता है. and then we have minus 1. 42 में से 36 माइनस करो तो आपके पास 6 आता है, right? so minus 6. and then we have this 2. 48 में से 45 माइनस करो तो फिर 3 आता है. and now this is equal to 3 3s are 9, minus minus is plus 6, plus 2 3s are 6. So 12 plus 9 is 21. मेरे ख्याल में 21 आंसर आ जाता है, ठीक है. Let's just move on to part number 4, ठीक है. एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कि expand with respect to R number 1, ठीक है. Although we have 0 here, लेकिन आप जो कि यहाँ पर फेमिलराइज हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस आता है, माइनस और प्लस आपको पता है. अगर हम रो 2 पे करते हैं, सो दिस इज़ 2 1, ये फिर माइनस आएगा. दिस इज़ 2 2, ये फिर प्लस आएगा. एंड दिस इज़ 2 3, ये फिर माइनस आएगा. सो फिर ये माइनस प्लस माइनस आपको फिर कंफ्यूज कर लेगा. एनीवे लेट्स जस्ट डू इट बाय रो 1. बट वी कैन डू इट बाय रो 2, राइट, ताकि आपके लिए एक नई एक्सपीरियंस हो. लेट्स जस्ट डू इट बाय रो 2. सो यहाँ पर -1 लगेगा, -1 एंड मल्टीप्लाई बाय, जब ये और ये ख़त्म होता है, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, जब ये और ये ख़त्म होता है तो आपके पास रह जाता है 1 -3 3 एंड 4. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 multiply by 4 gives you 4, ठीक है. and 3 multiply by this -3 is, लेकिन चूँकि फार्मूला भी माइनस है, सो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस 3 3s are 9. अच्छा, फिर उसके बाद हम +1 लगाएंगे, राइट. यहाँ पर चूँकि हम माइनस लगाए थे, यहाँ पर अब प्लस है. सो अब आपके पास ये और ये ख़त्म होता है तो ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये और ये, ठीक है. सो 2 4s are 8 एंड देन 2 3s are 6, तो -6 आएगा क्योंकि माइनस माइनस और एक माइनस फार्मूला के अंदर. एंड देन वी हैव दिस -0, राइट. तो 0 को अगर आप एक्सपेंड कर लो तो कुछ भी हो वो 0 ही आएगा. लेट्स जस्ट डू इट. एंड देन इक्वल्स टू, आपके पास एक प्रिविलेज है कि जहाँ पर 0 हो तो उसको आप ना भी करो, बस 0 ही लिख दो. सो -1 एंड 9 + 4 is 13 एंड देन +1 और 8 - 6 is 2 एंड देन 0. So 13 - 13 + 2 4s are 8 and then the answer is यहाँ पर आंसर आपके पास आता है -13 में से अगर आप 8 माइनस करो, सो 9 10 5 -5 इज आंसर. आई होप कि हमारे पास आंसर ठीक होगा क्योंकि वी आर डूइंग एग्जैक्ट द यूनिक प्रोसेस विच इज़ बाय R2. सो एनीवे, जो भी आपके पास आंसर हो, बट दिस इज़ द वे यू डू इट, राइट. एंड सो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। वेल, यहाँ पर एक सिली टाइप की हमने मिस्टेक की हुई है। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर। यहाँ पर आप देखिए 13 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आता है, लेकिन 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 2 आता है, बट यहाँ पर हमने 8 लिखा है। सो -13 में से अगर आप 2 माइनस कर लो, प्लस कर लो, तो आपके पास -11 आता है, ठीक है। एंड दिस इज़ इट, एंड सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आंसर विच इज़ इन द बुक। सो वेदर यू डेड बाय रो 2 और बाय रो 3, लेकिन प्लस माइनस और प्लस और वो ये साइंस वगैरह आप देखा करो, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 11 पढ़ा है, उसमें ये सारे साइंस मैंने आपको समझाई है। एनीवे, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। वेल, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। ये सारे हमने डिटर्मिनेंट्स फाइंड कर लिए। नाउ इज़ द टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 5, and it says show that this matrix is equal to this matrix, right? And then part number 2 में this matrix is equal to this matrix, and then this is equal to the 0, and this determinant is equal. So these are all the properties of determinants, right? कि हमने इसका अगर determinant find किया तो वो इसके बराबर होगा, इसका किया तो इसके बराबर ये। So let's just jump onto the blackboard, जहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है पहले से, and let me just make it visible for you, and आप वहाँ से फिर देख सकते हैं। Here you go। अच्छा, so this is part number first, right? How these two determinants are the same, let us just show that। so अगर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है A B C L M N X Y Z, राइट। सो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले, इस डिटर्मिनेंट का अगर हम ट्रांसपोज ले तो वो इस मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर A B C कॉलम में है, यहाँ पर रो में है, यहाँ पर कॉलम में L M N है, यहाँ पर रो में L M N है, यहाँ पर X Y Z कॉलम में, X Y Z यहाँ पर रो में। सो इससे पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज ले तो ये बन सकते हैं। सो अगर हम लेके टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, कि अगर हम ट्रांसपोज ले तो वो आपके पास ये आएगा A B C L M N in X Y Z, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली द राइट हैंड साइड। सो यहाँ पर बड़ा सा आप लिख लो कि हैंड्स शोड। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, उसका ट्रांसपोज लो और फिर देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं। A B C L M N X Y Z, so hence short। let's just do not waste time and go to the part number 2, and here you go। so this is it। अच्छा, यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है, देखें। सो जो पार्ट नंबर फर्स्ट था जिसमें हमने ट्रांसपोज लिया, तो वो उसमें प्रॉपर्टी नंबर सेकंड अप्लाई होती है डिटर्मिनेंट्स की, कि अ मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करो और फिर उसका ट्रांसपोज लो और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो दोज आर द सेम, लाइक A ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल टू A डिटर्मिनेंट। ये हमने उसमें प्रूफ भी किया था, ठीक है, किस में, क्वेश्चन नंबर 3 में। सो अब पार्ट नंबर 2 की बारी है, एंड यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, कि अगर आपके पास एक रो में एलिमेंट्स आर सच दैट it is made from two terms, then the determinant can be written as the sum of two determinants। अगर आपके पास एक रो के या एक कॉलम के एलिमेंट्स जो है वो दो टर्म्स से बने हो, जिस तरह यहाँ पर दो टर्म्स है, तो इसको आप अलग-अलग लिख सकते हो in the sum of two determinants। let us just solve it। हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और उसको हम लेट मी जस्ट यहाँ पर एक चीज़ करते हैं, क्योंकि मैं दोबारा इसको नहीं लिख सकता हूँ। सो इसको मैं सॉल्यूशन कहता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, और यहाँ पर फिर हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड के बाद ये मैट्रिक्स हम उठा लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, लेट्स जस्ट सी, हम लिखेंगे A B C अपनी जगह, A B C, यहाँ पर 1 2 3 भी लिखेंगे, 1 2 3,
एक एक एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट हम अब दूसरे मैट्रिक्स के साथ लिख लेंगे, और नीचे आपके पास 4 5 6। सो दिस मैट्रिक्स इज़ द सेम एज दिस वन, बट लेट्स जस्ट सॉल्व इट। ओके, जो इससे अगला वाला डिटर्मिनेंट आएगा, तो अगर वो आपके पास 0 होता है तो फिर इसके बराबर आ जाएगा। लेट्स जस्ट सी ए बी सी -3a -3b -3c -3a -3b -3c एंड 4 5 और 6। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया, दिस रो इज़ द सम ऑफ टू टर्म्स। तो एक टर्म हमने इस पूरे मैट्रिक्स के साथ लिखा 1 2 3, राइट, एंड देन -3 -3b -3c हमने फिर दोबारा इस मैट्रिक्स के साथ लिखा। So this matrix can be written in the form of these two matrices, right? This is what property number 6 says. यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से हम -3 कामन ले सकते हैं, राइट? अगर यहाँ से हम -3 कामन ले तो फिर हमारे पास क्या आना है? अगर यहाँ पर हम -3 कामन ले तो हमारे पास आ जाता है A, B and C। ठीक है, so let me just do it in step number, इस स्टेप के अंदर ही इसको मैं कर लेता हूँ। सो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। सो अच्छा, और एक और चीज़ भी मैं कर लेता हूँ, विच इज़ के इस प्लस को भी मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं -3 कामन लूँ तो आपके पास रह जाता है A, B एंड C। ठीक है, एक ही स्टेप के अंदर मैंने कर लिया ताकि नीचे मेरे पास जगह सेव हो। आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। वो स्टेप आप दोबारा देखो, ठीक है, और फिर वहाँ से आप -3 कामन लो तो आपके पास A B C आ जाता है। अब यहाँ से अगर आप देखो, सो दीज टू रोज आर द सेम। सो प्रॉपर्टी नंबर विच, आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर कौन सी भी है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक प्रॉपर्टी थी कि जिसमें आपके पास अगर 2 रोज़ या 2 कॉलम्स आपके पास सेम हो, सो द डिटर्मिनेंट विल बी 0। सो यहाँ पर 2 रोज़ आपके पास अब सेम आ गए ना, तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं A B C 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड देन -3 और इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आएगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0, राइट, एंड सो हम इसको भी यहाँ से वो कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसको मैं अगर इरेज कर लूँ, सो मैं बड़े स्टेप्स कर रहा हूँ, यहाँ पर एक स्टेप मैंने खा लिया, लेकिन आपने करना है वो, ठीक है, एग्ज़ाम में, और यहाँ पर भी। सो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, ठीक है, ये आपके पास 0 हो जाता है, ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाता है, विच इज़ द दिस मैट्रिक्स, राइट। इसका मतलब है कि ये बराबर है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के, एंड हैंस शोड, बड़ा सा आप लिख लो, हैंस शोड। सो आपने इसको स्टेप्स में करना है, मैं एक ही स्टेप के अंदर इसको कर चुका हूँ। यहाँ पर मैंने स्टेप किया, फिर उसको एरेज किया, फिर यहाँ पर भी स्टेप किया, उसको एरेज किया, फॉर द सेक कि इसको एक ही स्लाइड के अंदर मैं सॉल्व कर सकूँ। एनीवे, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। हियर यू गो, दिस इज़ पार्ट नंबर 3, okay, and so the part number 3 is okay, this determinant should be equal to 0. So how is this 0? Let us just prove it. यहाँ से अगर आपके पास 2 रोज़ एक जैसे आए तो फिर इसको हम 0 कह सकते हैं, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई एक रो या एक कॉलम आपके पास 0 आए तो भी डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। सो इन दिस 2 वेज वी कैन डू इट। सो लेट्स जस्ट, अगर इस रो नंबर 3 को हम A + B + C बनाएं और वो कॉमन ले तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाता है, विच इज़ दिस 1 1 1। सो R1 विल बी इक्वल टू R3 एंड वी वुड से दैट दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक काम करते हैं कि सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम 1 1 1 अपनी जगह लिख लेंगे, ठीक है, A B C अपनी जगह लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक स्टेप कर लेंगे, विच इज़ कि जो आपके पास R2 है, रो नंबर 2,
इस रो नंबर 2 से अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर ले और फिर इस R2 रो को हम R3 के साथ ऐड कर ले तो आपके पास a प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी आ जाता है। सो वो हम फिर कॉमन ले सकते हैं एंड दैट विल गिव अस 1 1 1। तो फिर ये 0 के बराबर आ सकता है। सो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 7 कि यू कैन मल्टीप्लाई अ रो विद एनी कांस्टेंट एंड द रिजल्ट कैन बी एडेड विद अनदर रो एंड दैट विल मेक एग्जैक्टली नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट। तो अगर R2 के साथ हम 1 1 1 मल्टीप्लाई कर ले तो ये कुछ इस तरह आता है A B C, ठीक है, 1A 1B 1C इस R2 के साथ। और R3 अगर हम फिर इसके साथ ऐड कर ले लाइक R3 आपके पास यहाँ पर क्या है B प्लस C, यहाँ पर है C प्लस A एंड यहाँ पर है A प्लस B। तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर ले तो नीचे आपके पास आएगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यहाँ पर आएगा आपके पास B प्लस C प्लस A विच कैन बी रिटन इज़ A प्लस B प्लस C, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास C प्लस A प्लस B आएगा विच कैन बी रिटन इज़ A प्लस B प्लस C। तो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे अब A प्लस B प्लस C, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C और यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C। सो ये A प्लस B प्लस C अगर हम अब कॉमन लें तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर A प्लस B प्लस C हमने कॉमन लिया तो 1 1 1 आपके पास सेम है, A B C पे भी कोई फ़र्क नहीं। यहाँ से भी A प्लस B प्लस C गया तो 1, A प्लस B प्लस C गया 1 रह गया, A प्लस B प्लस C गया 1 रह गया। यहाँ पर एक रीज़न हम लिख लेंगे, रीज़न इज़ के यहाँ पर एक स्टेप हमने करना था कि टेकिंग इंग्लिश लिखनी थी दरअसल, टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्राम R नंबर 3, थर्ड नंबर रो से A प्लस B प्लस C कॉमन लो, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हमने एक स्टेप करना था, फिर उसके बाद ये स्टेप था। अब आप देख सकते हो कि दिस R1 यहाँ पर हम लिख लेंगे कि R1 इज़ द सेम एज R3। R1 और R3 अब सेम है, सो दो रोज़ आपके पास सेम आ गए एंड देन द डिटर्मिनेंट इज़ नाउ 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे A प्लस B प्लस C एंड देन इसका डिटर्मिनेंट 0। सो इसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर लो आपके पास 0 आता है विच इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है, दिस इज़ राइट हैंड साइड एंड बड़ा सा लिख लो कि हैंस शोड, ठीक है, ये हमने शो कर लिया। ये रीज़न अगर आप यहाँ पर भी लिख लो कि R1 इज़ इक्वल टू R3 या यहाँ पर रफ वर्क में लिख लो, ठीक है। सो R1 इक्वल्स टू R3 देयरफॉर द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। सो दिस इज़ हाउ you show it, you prove it. Let's just go to part number last, which is part number 4. इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आपको so let us know and let's see कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं आगे। This is part number 4, right? अब हमने यहाँ पर कुछ करना है कि जिसमें से ये मैट्रिक्स आपके पास इस मैट्रिक्स के बराबर आए। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग टाइप का होगा लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड उठाएं, ठीक है, दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड, चलो इसको मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, फ़िलहाल इसको इग्नोर कर लो, ठीक है। दिस इज़ सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम एक काम करें कि दिस इज़ बी सी सी ए बी, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ये मैट्रिक्स बनाएं तो ए बी सी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। सो हाउ कैन वी डू इट? अगर आप देखें दिस इज़ ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, सो दिस इज़ एक स्टेप अहेड है। यहाँ पर अगर A1 है तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर b है सो बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस कॉलम को अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा, लेकिन ऊपर आपके पास 1 है और यहाँ पर a b c आ जाएगा। सो लेट अस
डू इट। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए बी सी पे हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। सो मल्टीप्लाई बाय ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, किस चीज़ को? लेफ्ट हैंड साइड को, विच इज़ बी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने एक स्टेप करना है विच इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, लेकिन आपके लिए लेट मी जस्ट टीच यू। यहाँ पर एक काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि मल्टीप्लाई C1 बाय A, क्योंकि हम C1 को अगर A से मल्टीप्लाई करते हैं सो ऐसा कोई स्टेप नहीं है। ठीक है, उसको फिर आपने किसी दूसरे रो के साथ भी ऐड करना पड़ेगा, तभी प्रॉपर्टी नंबर 7 अप्लाई होगी। सो दैट्स वाई वी जस्ट रोट ए बी सी डिवाइड बाई ए बी सी। सो अब एक काम करते हैं, ये ए उठा के हम कॉलम नंबर फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं, इस बी को उठा के हम कॉलम नंबर सेकंड पे अप्लाई कर लेंगे, इस सी को उठा के हम कॉलम नंबर थर्ड पे अप्लाई कर लेंगे। सो अगर ए हम इस पे अप्लाई कर ले तो ये आपके पास आ जाता है ए बी सी और नीचे ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को ए क्यूब कर देगा क्योंकि ये ए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। अगर बी इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले सो बी सी ए या ए बी सी हम लिख सकते हैं ना। सो ए बी सी, और फिर ये बी जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा सो बी स्क्वायर, बी विद बी स्क्वायर गिव्स यू बी क्यूब। अच्छा, अब ये सी अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले सो इट शुड गिव यू ए बी सी, और फिर सी इस सी के साथ गिव्स यू सी स्क्वायर, फिर ये सी इस सी स्क्वायर के साथ गिव्स यू सी क्यूब। ठीक है, और नीचे आपके पास 1/, ए बी सी रह गया। ये ए बी सी तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया ना, तो नीचे ए बी सी रह गया। इसको हम इसकी रीज़न क्या देंगे कि यहाँ पर हम लिख लेंगे कि a मल्टीप्लाइड विद C1 के साथ हमने a मल्टीप्लाई किया, b मल्टीप्लाइड विद C2 एंड c मल्टीप्लाइड विद C3। राइट, अभी काम करते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं और यहाँ पर इसको कर लेते। चलो, अब अगर हम एक काम करें, आपके पास यहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, लेकिन ए बी सी और यहाँ पर 1 1 1 है, तो हम यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं और वी विल गेट 1 1 1 विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिख लेंगे अब के टेकिंग ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 से हमने ए बी सी कॉमन लिया, तो अब हमारे पास 1/ABC तो है ना, और ये ए बी सी भी हमने कॉमन लिया। सो हम यहाँ पर ए बी सी कॉमन लिख लेंगे कि हमने लिया, यहाँ पर डॉट लिख ले ताकि फिर ये मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पर 1 1 1 रह गया, 1 1 1, और नीचे आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। राइट, अब यहाँ पर आप देखें ए बी सी के साथ कैंसिल हो गया एंड यू गॉट एग्जैक्टली द राइट हैंड साइड which is 1 1 1 a square b square c square a cube b cube and c cube। अब आप देख सकते हो this is exactly the same as right hand side। so अब आप लिखो right hand side equal to right hand side। ठीक है, and बड़ा सा लिख लो कि hence showed, हमने शो कर लिया। ठीक है, so let me just check the timing। यहाँ पर आपके पास ऑलमोस्ट जो है 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ख्याल में इसको हम अब कवर नहीं कर सकते हैं एंड वी आर डन हियर। एंड सो दिस लेक्चर नंबर 12 हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, एंड इट टुक अस ऑलमोस्ट 1 आवर, शायद कुछ अबव भी हो। सो दिस इज़ इट। कल हम लेक्चर नंबर 13 पे काम करेंगे
और उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और फिर 7, 8, 9, 10 जहाँ तक हो सके तो हम करेंगे। एंड सो दिस इज़ इट। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेट अस हेल्प यू। ठीक है, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।